ओके बेटा, हम लोग पहुंचे डेप्रिसिएशन चैप्टर पे। डेप्रिसिएशन चैप्टर में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन के मेथड्स, एसएलएम की कैलकुलेशन, एक एग्जांपल, आरबीएम की कैलकुलेशन, एसएलएम के अलग अलग नाम, आरबीएम का एग्जांपल, कैलकुलेशन और आरबीएम के अलग अलग नाम मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट्स। ठीक है, तो in this chapter dates are very important। dates बहुत इंपॉर्टेंट है, dates पे बहुत ध्यान देना। ठीक है, खास करके डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर, डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर पे आपको बहुत ध्यान देना है। ऑलवेज चेक द डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि अगर अकाउंटिंग ईयर की डेट्स ही गलत हो गई, अगर अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल की जगह पे 1 जनवरी है, या आपने इंटरचेंज कर दिया, 1 जनवरी की जगह 1 अप्रैल कर दिया या 1 अप्रैल की जगह 1 जनवरी कर दिया, तो सीधा आपकी 0 मार्क्स आएगी। तो अकाउंटिंग ईयर की डेट्स बहुत अच्छे से चेक करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर की डेट्स नहीं दी हो, तो जो क्वेश्चन की पहली डेट होगी वो अकाउंटिंग ईयर की डेट होगी। तो इफ द डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर, if the dates of accounting year are not given, if the dates of accounting year are not given, then the date of first transaction, जो भी first transaction होगी, then the date of first transaction should be assumed as the date of accounting year। जिस क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर की डेट नहीं दी हो, तो जो पहली डेट है वही अकाउंटिंग ईयर की डेट होगी। अब बहुत सारी मशीन्स ऐसे होती है इस चैप्टर में, बेसिकली बहुत सारे अलग अलग एसेट्स नहीं आते हैं, आती मशीन ही है। तो अगर ऐसी कोई डेट्स हैं जो मिडल ऑफ द ईयर है, मतलब 1 अप्रैल भी नहीं है, 31 मार्च भी नहीं है, बीच की डेट्स हैं, तो वो डेट्स बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। मैंने पहले भी बताया 2 मिनट पहले कि डेट्स पे बहुत ध्यान रखना है। तो एक रूल आता है हिंदी में, पहले डेप्रिसिएशन उतने ही टाइम का होता है, डेप्रिसिएशन उतने ही टाइम का माइनस करते हैं जितना टाइम हमने एसेट को यूज किया। ठीक है, ये बोलना सीखो अच्छी तरह सब लोग। डेप्रिसिएशन उतने ही टाइम का होता है जितना टाइम हमने एसेट को यूज किया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर the period, depreciation should be provided only for the period for which the asset or machinery, for which the asset or machinery is used। जितना टाइम हमने किसी भी एसेट को या मशीन को यूज किया, उतना ही टाइम का डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है, सपोज आर अकाउंटिंग ईयर इज इक्वल टू 1/4/2025 टू 31/3/2026। समझो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, 1/4/25 से लेकर 31/3/2026, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर 1/4/25 से 31/3/26 है, अब मान लो हम लोगों ने एक नया मशीन परचेज किया। अब मान लो उसका डेट है 1/1/2026 पे। अगर हमने एक 1/1/2026 पे एक नया मशीन खरीदा, सपोज वी परचेज्ड अ न्यू मशीन, सपोज वी परचेज अ न्यू मशीन ऑन 1/1/26, तो डेप्रिसिएशन उतना ही टाइम का होता है जितना टाइम हम एसेट को यूज करें। तो यूज कब करते हैं? यूज करते हैं किसी भी एसेट को खरीदने के बाद और बेचने से पहले। किसी भी एसेट को कब यूज करोगे? खरीदने के बाद। मैं एक लाइन ड्रॉ करके देता हूं आपको, तो आइडिया आ जाएगी कि हमने अगर ये मशीन 1/1/2026 पे खरीदी, अगर हमने ये मशीन 1/1/2026 पे खरीदी, तो हमने इसको यूज किया होगा 1/1/26 से लेकर 31/3/26 तक, मतलब हमने इस मशीन को यूज किया होगा 3 मंथ्स।
इस मशीन को हमने यूज किया होगा 3 मंथ्स के लिए, तो इस मशीन का डेप्रिसिएशन होगा 3 महीने का, ठीक है। सो द डेप्रिसिएशन will be provided या calculated या deducted for 3 months, क्योंकि हमने मशीन खरीदी 11/26 पे और हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31/3/26 पे, तो हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे 3 महीने का। अब यही सेम एग्जांपल मैं परचेस की जगह पे सेल कर दूंगा तो क्या होगा, सेम एग्जांपल में अगर परचेस की जगह हम सेल कर दें, अगर हम ये मशीन सेल करें, अकाउंटिंग ईयर वही है 1425 से 31/3/26, सपोज वी सोल्ड an old machine, on 11/26, अगर हमने 11/26 पे कोई पुरानी मशीन बेच ली तो डेप्रिसिएशन कितने टाइम का होगा, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा वो ऑब्वियसली 9 महीने का होगा। कौन से 9 महीने, आप लोग समझ गए। 1425 पे हमने हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1425 पे, तो ये मशीन हमने बेची है 11/26 पे। मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। 9 मंथ्स, ठीक है। अब हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1425 से लेकर 31/3/26, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1425 से 31/3/26। अब ड्यूरिंग करंट ईयर हमने एक मशीन 11/26 पे बेच दिया, 11/26 पे बेचा, तो उसको कौन से महीने में हमने यूज किया होगा, कौन से महीनों में हमने यूज किया होगा, हमने इस मशीन को यूज किया होगा 1425 से लेकर, ये वाले 1425 से लेकर हमने इस मशीन को यूज किया होगा 11/26 तक। ये 9 मंथ्स होते हैं। 9 मंथ्स कौन से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन से 9 मंथ्स, अप्रैल से दिसंबर तक। याद रखना अप्रैल से दिसंबर तक, जनवरी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जनवरी 1 डेट पे हमने मशीन बेच दिया तो जनवरी काउंट नहीं होगा। याद रखना जनवरी काउंट नहीं करना है। कितने महीने होंगे, 9 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2025। 9 मंथ्स का इसका डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन कब होता है, कितना होता है, डेप्रिसिएशन होता है खरीदने के बाद और बेचने से पहले। तो अगर हमने मशीन 11/26 पे खरीदा है तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन होगा खरीदने के बाद, और अगर हमने मशीन 11/26 पे बेचा है तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन होगा बेचने से पहले। तो खरीदने के बाद का डेप्रिसिएशन होता है और बेचने से पहले का डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से लिखनी है थियरी वाले पेजेस में। ठीक है, अब मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं कि इस चैप्टर में कौन से मेथड्स आते हैं। मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं। इस टॉपिक का नाम क्या है कि इस मेथड में जो हम अकाउंटिंग करते, इस चैप्टर में जो अकाउंट्स बनाते हैं, कौन से अकाउंट्स पूछते हैं, कब कौन सी एंट्री कौन से अकाउंट में करते हैं, वो सब मैं धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। पहले मेथड्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, यू कैन से मेथड्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। देखो मेजोरिटी इस चैप्टर में मेजोरिटी जो अकाउंट्स होते हैं, मैं उन सब की पहले लिस्ट बना देता हूँ। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इन दिस चैप्टर। कौन से अकाउंट्स पूछते हैं इस चैप्टर में। तो पहला नंबर अकाउंट ये लोग पूछते हैं मशीनरी अकाउंट, या मशीनरी अकाउंट भी बोलते हैं इसको, या कोई भी एसेट अकाउंट, यू कैन से मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट। ये पहला अकाउंट हुआ। दूसरा अकाउंट ये लोग पूछते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो पूछते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका दूसरा भी नाम होता है डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। तीसरा अकाउंट ये लोग जो पूछते हैं वो होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब किस टाइप का क्वेश्चन होगा, धीरे धीरे मैं एलैबोरेट करते जाऊंगा। किस टाइप का क्वेश्चन होगा, क्या क्या पूछेंगे ये लोग,
सुनते जाओ। पहला अकाउंट मशीनरी अकाउंट और एसेट अकाउंट, दूसरा अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या इसका दूसरा नाम डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। ठीक है, ये पहला अकाउंट, ये दूसरा अकाउंट और ये तीसरा अकाउंट। चलो अभी सबसे पहला टाइप, जो पहला टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1 का जो क्वेश्चन है, उसमें टाइप 1 में ये लोग पूछेंगे कि प्रिपेयर ओनली मशीनरी अकाउंट, सिर्फ आप मशीनरी अकाउंट बनाओ और कोई भी अकाउंट नहीं। तो इसमें मैं यस नो लिख देता हूँ, यस नो लिख देता हूँ, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। यस मतलब कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है टाइप 1 जिसमें ये लोग बोलेंगे कि सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाओ, ये वाला टाइप बहुत इजी होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं पूछा है, एसेट डिस्पोजल भी नहीं पूछा है, ये टाइप 1 हुआ। ठीक है, तो ये ही इस चैप्टर का सबसे टिपिकल पोर्शन है कि कौन से टाइप के अकाउंट्स आते हैं। टाइप 2 में आपको पूछेंगे कि मशीनरी अकाउंट बनाओ, हाँ मशीनरी अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, हाँ बनाओ, एसेट डिस्पोजल नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये टाइप 2 हुआ। टाइप 3 में क्या पूछ सकते हैं? टाइप 3 में पूछ सकते हैं कि भाई मशीनरी अकाउंट बनाओ, हाँ मशीनरी अकाउंट बनाओ, एसेट डिस्पोजल बनाओ, वो भी बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं पूछेंगे। ये टाइप 3 हुआ। फिर एक आता है टाइप 4। टाइप 4 में पूछेंगे मशीनरी अकाउंट बनाओ, हाँ, प्रोविजन अकाउंट बनाओ, हाँ, एसेट डिस्पोजल बनाओ, हाँ। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इनमें से सबसे इजी टाइप 1 है, लेकिन जैसे जैसे हम टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पे जाएंगे तो जर्नल एंट्री भी चेंज होगी, अकाउंट्स बनाने का तरीका भी चेंज होगा जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कोई भी पूछ सकते हैं। पहले ये समझो, पूरे चैप्टर की समरी समझो, पूरे चैप्टर में है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो मैंने अभी लिखा है। मैं थोड़ी लाइंस बना देता हूँ। इतने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहला टाइप के मशीनरी अकाउंट बनाना है, हाँ बनाना है, उसके अलावा कोई और अकाउंट बनाना है नहीं। दूसरा टाइप के मशीनरी अकाउंट भी बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ। तीसरा टाइप मशीनरी अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, और एसेट डिस्पोजल बनाओ। चौथा टाइप तीनों अकाउंट बनाओ, मशीनरी भी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी और एसेट डिस्पोजल भी। ये टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले ये पढ़ लेना। ठीक है, अब मैं जो पहले पूरा एक्सप्लेन करूंगा रूल्स, वो टाइप 1 के होंगे। जो मैं अभी समझा रहा हूँ वो टाइप 1 है। ऑब्वियसली टाइप 1 आ जाएगा तो टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 उसके ही छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं। टाइप 1 आ जाएगा तो 2 और 3 और 4 भी आ जाएगा। पहले हम लोग पूरा फोकस टाइप 1 पे करेंगे। ठीक है, अब मैं टाइप 1 में कौन सा अकाउंट बनते हैं, मशीनरी अकाउंट, उसकी एंट्री आपको बता दूं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप 1। टाइप 1 कौन सा होता है? if only machinery account is to be prepared, ये हमारा पहला टाइप हुआ। इसमें ये लोग एग्जाम में आप लोगों से पूछेंगे कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को एसेट भी बोल सकते हैं, कभी मशीनरी की जगह पे कोई और एसेट भी होता है, कभी कभी रेयरली। तो ये मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में टोटल 8 कॉलम होते हैं, डेबिट साइड पे 4, क्रेडिट साइड पे 4। देखो डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद होता है जेएफ, उसके बाद होता है अमाउंट रुपीस। डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, और ऐसा ही सेम क्रेडिट साइड पे डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से कॉलम्स होते हैं, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये आपका मशीनरी अकाउंट हो गया। अब मैं आपको मशीनरी अकाउंट के अंदर कौन सी एंट्री कौन सी साइड पे आती है, क्या डेबिट साइड पे आता है, क्या क्रेडिट साइड पे आता है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, सब एक एक करके बताते जाऊंगा। ये मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अमाउंट का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना हमेशा।
और सबसे बड़ा पर्टिकुलर्स का कॉलम। अब मशीनरी अकाउंट में, कोई भी मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट में क्या क्या आता है, कौन सी क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, ये बताते जाता हूँ। क्योंकि मशीनरी हमारा एसेट है, एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है और क्रेडिट साइड पे माइनस। दुनिया का कोई भी एसेट हो उसका डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस होता है, ठीक है। मशीनरी क्योंकि हमारा एसेट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन। मैं यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में भी कुछ लिख रहा हूँ, ये अमाउंट के कॉलम में आपको अभी लिखना जो भी मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने अभी लिखा ओपनिंग बैलेंस, तो आप लोग भी अभी लिखना ओपनिंग बैलेंस। बट बेसिकली एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट लिखनी है, मशीनरी अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट। तो मैं ये सिखा रहा हूँ कि मशीनरी अकाउंट जो हमारा एसेट होता है उसमें क्या चीज, कौन सी एंट्रीज डेबिट होती है, कौन सी एंट्रीज क्रेडिट होती है। ये मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट सिखा रहा हूँ मैं आपको। अब मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड पे आता है ओपनिंग बैलेंस, अब क्रेडिट साइड पे सबसे नीचे आता है क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। कैरीड फॉरवर्ड मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ये मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस, ये मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस, ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस होता है क्रेडिट। अब जब भी हम लोग कोई मशीनरी खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे एक एंट्री आएगी टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बेसिकली अमाउंट में यहाँ पे आता है कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, लेकिन कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस, इस तरीके से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो जब भी आप कोई मशीन खरीदोगे तो डेबिट साइड पे देखोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी हमारा एसेट है तो डेबिट होगा। तो जब भी आपने मशीन खरीदी तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे टू बैंक, ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, मतलब आपको कॉस्ट प्राइस की अमाउंट लिखनी है। कॉस्ट प्राइस की अमाउंट कैसे निकालते हैं, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस। ये आपने मशीन खरीदा। अच्छा, जब भी आप कोई मशीन बेचोगे तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट कौन सी लिखोगे आप, अमाउंट लिखोगे आप सेलिंग प्राइस की, जितनी हमारी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो परचेज प्राइस हो गया डेबिट, सेलिंग प्राइस हो गया क्रेडिट। अभी तक मैंने 4 एंट्री बताई है, ओके। तो मैंने अभी तक आपको 4 अमाउंट बताई। ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर हमने परचेज किया हो मशीन तो डेबिट साइड पे आएगा टू बैंक, अगर हमने सेल किया हो मशीन तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैंक। ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया। अब इस चैप्टर में प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट उल्टा होता है। इस चैप्टर में अगर कोई मशीन हमने बेची, मशीन बेचते नहीं हमको प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग लिखते हैं उसको डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई प्रॉफिट हुआ हो तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑब्वियसली मशीन, और यहाँ पे अमाउंट में आपको प्रॉफिट की अमाउंट लिखनी है। वैसे नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि सारे प्रॉफिट्स को क्रेडिट करो, पर इस चैप्टर में हम प्रॉफिट को डेबिट करते हैं। क्यों, उसका लॉजिक रीजन मैं बताऊंगा। मैं अभी एक शॉर्ट में एक लाइन बोलूं तो प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट का सेकंड इफेक्ट है, ये प्रॉफिट का सेकंड इफेक्ट है। इसका फर्स्ट इफेक्ट जो होगा प्रॉफिट का, दिमाग लगाओ अगर आपको लेजर एंड पोस्टिंग आता है, तो ये मशीनरी अकाउंट में हुआ डेबिट, मशीनरी अकाउंट में हुआ डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हुआ डेबिट। तो फाइनल अकाउंट्स बनाते नहीं, फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग और पीएनएल और बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स बनाते नहीं, ये प्रॉफिट जो है ये पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, वहां पे इसका सीधा इफेक्ट होगा, ये प्रॉफिट का उल्टा इफेक्ट है, ठीक है। नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, मैं लिख के दूं साइड में या नीचे। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, debit all expenses and losses, credit all incomes, gains and profits, credit all incomes, gains and profits। तो नॉर्मली सारे जो प्रॉफिट्स होते हैं नॉर्मली वो क्रेडिट होते हैं, बट इस चैप्टर में प्रॉफिट डेबिट साइड पे आता है, उल्टा इफेक्ट होता है। क्यों उल्टा इफेक्ट है मैंने वो भी बताया, क्योंकि यहाँ पे डेबिट होगा तो पीएनएल में क्रेडिट होगा, और लॉस जो है वो इस चैप्टर में क्रेडिट साइड पे आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉस ऑन सेल,
मतलब अगर हमने कोई एसेट बेचा तो उसका जो भी लॉस होगा वो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा लॉस। तो ओपनिंग बैलेंस मैंने बता दिया डेबिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, परचेज की अमाउंट डेबिट होगी, सेल की अमाउंट क्रेडिट होगी, प्रॉफिट डेबिट होगा, लॉस क्रेडिट होगा। तो अभी तक मैं आपको 6 अमाउंट्स बता चुका हूँ, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल, प्रॉफिट, लॉस। मतलब डेबिट क्रेडिट मैंने बताया, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल, प्रॉफिट, लॉस। अब एक एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड पे और आती है जिसको हम बोलते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और यहाँ पे जो अमाउंट आती है वो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन की अमाउंट आती है, जितना भी हमारा साल का, एक साल का डेप्रिसिएशन हो वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है, अब ये 7 अमाउंट आती है मशीनरी अकाउंट में, ये 7 अमाउंट आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, साथ ही ट्रांजेक्शन आती है टाइप 1 में। टाइप 1 मतलब जब हम लोग सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अकाउंट पूछा हो मशीनरी अकाउंट और कोई अकाउंट नहीं पूछा हो, तो मशीनरी अकाउंट में 7 अमाउंट्स आती है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, परचेज होगा डेबिट तो सेल होगा क्रेडिट, प्रॉफिट होगा डेबिट तो लॉस होगा क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन हर साल क्रेडिट साइड। ये हमारा मशीनरी अकाउंट है। इतना आप लोगों को लिखना है पहले, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, मैं धीरे धीरे इलेबोरेट करते जाऊंगा। ये सब अभी थियरी वाले पेजेस में लिखना है, ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ कहाँ से आज मैंने सिखाया। ये लास्ट वीडियो में बता दिया था मैंने, एसएलएम और आरपीएम। आज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, नोट्स से, 3rd पॉइंट से। तो ये लिखते जाओ। लिखना जरूरी है बेटा, प्लीज लिखना सब लोग। हाँ, ये लिखो सब लोग, लिखते रहो बेटा।